हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 6 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कि कैसे जो है साइंस टेक को कंप्लीट करना है। समय बहुत कम है तो इसमें दोस्तों जैसे बाकी जीएस में क्या है कि एक क्वेश्चन जो है 40 नंबर का रहेगा या फिर 20-20 का दो रह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही क्वेश्चन रहेगा, वो कितने का 32 नंबर का, ठीक है, 32 मार्क्स का रहेगा। ये जो है आपको सिलेबस में मेंशन है और ये भी दिया गया है कि उसको 500 से 600 शब्दों तक लिखना है। यही चीज जो है आप 40 नंबर के लिए भी आपको ये करना है। 50 वर्ड आगे पीछे हो सकता है, उसमें ये यूपीएससी नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर हो गया, और 5 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। 6th जेपीएससी में क्या हुआ था कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन ही छूट गया था। क्यों? बाकी जीएस पेपर में जो है आपको 20 ऑब्जेक्टिव तो करने थे, लेकिन 4 ही डिस्क्रिप्टिव करना था, लेकिन यहां जो है आपको 5 डिस्क्रिप्टिव करना है। और एक बात बता दूं दोस्तों, ड्राइंग के लिए जो है पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है और सिंगल पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिंगल पेन का इस्तेमाल करना है, बेस्ट रहेगा। ब्लैक या ब्लू जैसा एडमिट कार्ड में आएगा, जैसे कि पीटी में क्या था कि ब्लैक को मना कर दिया था, तो ऐसा तो कुछ जो है हमारे मेंस एडमिट कार्ड में नहीं दिया था, तो आप जो है ब्लैक या ब्लू किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेपर की। तो इसमें 5 सेक्शन है। जो ए है वो आपका फिजिक्स पे है, फिजिकल साइंस। जो बी है बहुत टफ, बायो साइंस। जो आपका सी है वो एग्रीकल्चर पे है, बेसिकली झारखंड के एग्रीकल्चर पे है। जो डी है आपका पर्यावरण पे है, इन्वायरमेंटल साइंस। और जो फिफ्थ है वो आपका टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये पांचों सेक्शन में 2 सेक्शन बहुत ही मतलब जो है ना टफ है। एक तो बायो वाला है, एक टेक्नोलॉजी वाला है, कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सब में तो क्वेश्चन की संख्या कम है, लेकिन जो आपका सेक्शन बी है और जो सेक्शन ई है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई में जो है एनपीटी का जो है 50 साल पूरा हो गया, 50 का 51 हो गया, 2020 में ही 50 हो गया था, तो 51 ईयर्स पूरा हो गया है। और उसका पूछा जा सकता है कि भाई ये कितने हद तक सफल रहा या विफल रहा, आपको इसका चर्चा करना होगा। और भारत ने जो है एनपीटी क्यों नहीं साइन किया है, इस पे जो है बहुत जबरदस्त वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लिखिएगा एनपीटी मेहनत होगी जीत होगी, बहुत अच्छे से प्यार से समझाया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा जो है कोई क्वेश्चन जो है बन सकता है क्या कि भारत के जो है परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताइए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जो होमी जे भाभा है, ये देखते हुए कि भारत में जो है वो यूरेनियम नहीं है, बहुत नाम मात्रा है, थोड़ा झारखंड में जादूगोड़ा में और अभी आंध्र प्रदेश में जो है मिला है, और हमारे यहाँ थोरियम है। तो ये देखते हुए होमी जे भाभा जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है इन इंडिया, इन्होंने 3 स्टेज कार्यक्रम जो है वो मतलब फिक्स किया। फर्स्ट स्टेज में है यूरेनियम, आपका प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर उसको बोलते हैं। जो सेकंड वाला है उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, पहले में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और जो थर्ड स्टेज है वहां पे आपको इस्तेमाल होता है क्या, थोरियम का इस्तेमाल होता है। तो अभी जो इंडिया अपने सेकंड स्टेज में है तो उस पर पूछ सकता है। और दोस्तों एक चीज आपको जानना है कि अगर 40 नंबर बाकी जीएस का या जैसे साइंस टेक में 32 का पूछता है, तो देखिए जैसे हम लोग ढाबे पे जाते हैं ना, बोलते हैं 1 प्लेट चावल लाइए, तो वो चावल के साथ जो है दाल, चटनी, पापड़, अचार सब कुछ देता है। तो वैसे ही जब क्वेश्चन 40 या 32 नंबर का रहे तो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं आपको डालनी होंगी। मान के चलिए कि अगर पूछता है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताइए, तो आपको जो है कार्यक्रम तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ जैसे ही हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो खलबली मच गई, ठीक है। जो विकसित देश है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में खलबली मच गई कि ओ भाई साहब ये तो मतलब गजब ही हो गया। तो 1974 में ही हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ही उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है गठन किया कि नहीं, अब जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम, ये सब जो चीज है हम उन्हीं को देंगे जो एनएसजी का मेंबर रहेगा। और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ठप पड़ गया, क्योंकि इंडिया के आप मैंने बता ही दिया कि अपने यहाँ जो मतलब होता ही नहीं है, बस थोरियम होता है। और फिर इंडिया ने 1998 में सेकेंड टाइम जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो तो कब किया, 1974, 1998, साथ ही साथ उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है ऑपरेशन का नाम है। और ये स्थिति तब तक ठीक नहीं हुई 2008 तक, जब हमारा अमेरिका के साथ 1 to 3 न्यूक्लियर डील हुआ, तभी जाके जो हमारा सिचुएशन थोड़ा ठीक हुआ। अमेरिका को जो है
उसका वहाँ पे जो है सब प्राइम संकट आया हुआ था, मंदी थी और उसको मार्केट चाहिए था। चाइना से उसका बनता नहीं है, इंडिया में इतना जो है पॉपुलेशन है, तो इंडिया ने सोचा कि अरे भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए यूरेनियम, क्योंकि उसके पास है नहीं। और आप जानते ही हैं कि कोयला और बाकी चीज़ों से कितना प्रदूषण होता है। तो 1 2 3 न्यूक्लियर डील हुआ और अमेरिका ने हमको एनएसजी में एग्जेप्शंस दे दिया कि भले आप एनएसजी के सदस्य नहीं हैं लेकिन आप मतलब इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप न्यूक्लियर मटेरियल ले सकते हैं और बदले में आप अपना मार्केट ओपन अप कीजिए। तो आपको जो है इसका जिक्र करना ही करना होगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो आप हमेशा सुनते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि 2003 में इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि हम कभी भी किसी भी हालत में पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, अगर कोई हम पे वेपन का इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वेपन का, तो उसको जो है नस्तो नाबूद कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उन पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डालनी होंगी, तभी ना जी अच्छा नंबर आएगा। भीड़ को अगर 32 में 20 आ रहा है, आपको 24-25 चाहिए, तो ये सब कुछ खास खास पॉइंट डालना ही होगा, ठीक है। तो एक जो है आपको एनपीटी तैयार करना है, दूसरा जो है इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, खासकर फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में कैसे कैसे क्या काम होता है उसको पढ़ लेना है। दोनों में जो है 2-2 घंटा लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्योंकि कुछ ही समय पहले जो है इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आया था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि अगर हमारे पड़ोसी देश नहीं माने तो जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको करनी होंगी सेक्शन ई में। ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी का पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कैसे किसानों की जो आय है उसको डबल कर सकती है। क्वेश्चन ये बन सकता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये आपको बताना होगा। तो लोग गलती क्या करते हैं कि बस बायोटेक्नोलॉजी बता दिए, उसके बाद गवर्नमेंट का स्कीम बताते नहीं है दोस्त। तो यहां गलती है। आपको जो है जो भी चीज बता रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है वो बताइए। और कहीं कहीं मतलब साइंस टेक में नहीं, और कहीं कहीं इकोनॉमिक्स पॉलिटी, कहीं कहीं जो आपको लगता है कि हम यहाँ झारखंड का जिक्र कर सकते हैं तो आप बताइए। क्योंकि 40 नंबर और 32 नंबर में खुल के लिख सकते हैं, ठीक है। 550 से 650 शब्द रहते हैं, तो आप खुल के लिख सकते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है और उसके बाद कैसे जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको अलग अलग डायमेंशन बताना होगा कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डीएनए में मॉडिफिकेशन करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है हम बदलाव करते हैं, ठीक है। और इसका यूज जो है अलग अलग क्षेत्र में है। आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में उसका क्षेत्र है, जब ऑयल स्पिलिंग हो जाती है तो वहाँ काम आता है। उसके बाद प्रदूषण को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है ही है। जीएम क्रॉप, बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमको भी बहुत लंबे समय तक नहीं पता था, लेकिन जब हम बाद में इसको अच्छे से समझे क्या, मेरी वाइफ ने मेरे को समझाया, तो जो है फिर मतलब तब समझ में आया कि वो भाई खाली जीएम क्रॉप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, उसको वो भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आता है। साथ ही साथ जो उन्नत किस्म के जो हम जानवर लाते हैं मीट के लिए, मिल्क के लिए, जिसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी जिक्र करना है। जो अनाज है उसका हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे गोल्डन राइस हो गया, विटामिन ए से भरपूर करते हैं, तो फिर ये सब भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है दोस्तों, ठीक है। डायमेंशन को बढ़ाना है और जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको 2 घंटे कम से कम देना है कि हम उसका अच्छे से समझे और कर सके। पैनिक मत होइए, ठीक है। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा कि हम जो है 200 क्वेश्चन तैयार करके चल जाएंगे, हम जो है 120 क्वेश्चन तैयार करके चल जाएंगे, फायदा नहीं है ना, ठीक है। 120 क्वेश्चन तैयारी करके गए और 40 में जो है 16-17 नंबर आया, और हम जो है 50-60 क्वेश्चन तैयार करके गया, या कोई और स्टूडेंट 50-60 तैयार करके गया और 25 नंबर ले आया, तो आपको कर दिए ना एक ही क्वेश्चन में 8-9 नंबर पीछे, 10 नंबर पीछे। तो वही बात है, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए। तो वही बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है यूज है उसका अलग अलग है, प्लस अलग अलग नाम भी है।
रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको जो है आपको अच्छे से पहले बायोटेक्नोलॉजी को क्या है उसको डिफाइन कीजिए, कितने टाइप का होता है, उसके बाद कैसे कैसे यूज है, और गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो भी आपको मेंशन करना है। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है 2001 से 2025 तक नया जो है NBDS, ठीक है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लाई है, उसका जिक्र कीजिए। साथ ही साथ अटल उन्नति जो है इनोवेशन मिशन, उसका जिक्र करना है। तो ये सब चीजें आपको अप टू डेट करनी होंगी, तभी जाके जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है बायोटेक्नोलॉजी से कि पहला, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। दूसरा बन सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किसानों की आय डबल करने के लिए कैसे इसका यूज हो सकता है। तो आपको जो है अलग अलग चीजों को बताना होगा, ठीक है। मत्स्य पालन का भी जिक्र कर सकते हैं। मतलब देखिए, जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, 2-2.5 घंटा देंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और जो पढ़िए डेप्थ में पढ़िए। 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन का पागलपन वाला, मतलब रट्टू मार वाला काम मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉलेज का एग्जाम देने तो जा नहीं रहे हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है भाई। कंटेंट चाहिए, और कंटेंट कब आएगा, जब एक टॉपिक पे आप 2 घंटा 2.5 घंटा देंगे, और अभी है, ठीक है। बाकी में जो है आप कहीं कहीं कहानी लिख सकते हैं, हिस्ट्री हो गया, वहां कहानी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्योर कंटेंट डालना होगा ही होगा, ठीक है। तो मेहनत करना होगा। तो आपका जो हो गया, एक तो एनपीटी हो गया, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और इंडिया जो है अपना 5वां साइंस एंड टेक पॉलिसी लाया है, ठीक है। हालांकि अभी ड्राफ्ट में है, लेकिन उस पर यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पूछ सकता है कि भारत में अभी तक विज्ञान और तकनीकी की क्या क्या नीतियां बनी हैं। तो मोटा मोटी देख लेना है, ठीक है, कि पहला जो नीति है 1958 में बना था, उसका फोकस किस पे था जी, साइंस पे था, कि साइंटिफिक टेम्पर हमको डेवलप करना है। आईआईटी बनाया गया, आईएम बनाया गया, डीआरडीओ हुआ, इसी के अंदर आगे चल के जो है इसरो का गठन किया गया 1969 में। उसके बाद जो है हरित क्रांति आई। तो ये मतलब जो है ये फर्स्ट साइंस पॉलिसी था, उसमें टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था, पूरा फोकस जो है विज्ञान पे था और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना था। साथ ही साथ जो है आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री का भी जो है नहीं, वो तो फिर हाँ वो आ गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान के समय आ गया था, ठीक है। तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया था, और पहली जो साइंस पॉलिसी है 1958 में आई थी। दूसरा जो आपका पॉलिसी आया वो कब आया, 1983 में। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने देखा कि जो भी हम विकास कर रहे हैं, वो बाहर से जो इंपोर्ट मशीनरी है उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो हमको अपना इंडिजिनस जो है उसको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। 1983 में फिर टीफेक का भी गठन किया गया कि जो भी नया डेवलपमेंट हो टेक्नोलॉजी का, उसके लिए मतलब हमको क्या करना है, तो वो सब किया गया। राजीव गांधी आगे चल के जो है कंप्यूटर का जो है शुरुआत भी करे, लेकिन आप जानते हैं कि 1991 में जो है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण हो गया, और हम लोग जो अपना इंडिजिनस डेवलप कर रहे थे वो थम सा गया, ठीक है। तो ये 93 का रहा। ये फोकस किस पे था, टेक्नोलॉजी पे। पहला जो था फोकस साइंस पे, दूसरा जो है टेक्नोलॉजी पे। फिर आपका 2002 में, ठीक है, 1983 में नहीं, 2002 नहीं, सॉरी 2002 में नहीं, 2003 में। पहला 1958 में, दूसरा 2000, पहला 1958 में, दूसरा 1983 में, तीसरा जो है 2003 में। 2003 में जो है आपका साइंस टेक पॉलिसी आया इकट्ठे करके, और इसमें जो है फोकस रहा क्या, कि अब हमको जो है जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है उस पर जो है हमको वर्कआउट करना है। और फिर बाद में जाके 2013 में साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी आया, और अभी जो है ये 5वां है, तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है साइबर सिक्योरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि आप साइबर क्राइम से क्या समझते हैं, और इंडिया जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा है कि लॉकडाउन में जो है कैसे साइबर क्राइम बढ़ा है, लाखों की संख्या में चला गया है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ इंडिया क्या मैकेनिज्म है, कुछ भी चीज़ बताते हैं तो भारत में उसके संबंधित क्या प्रोग्राम चल रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेस प्रोग्राम, तो आप जानते ही हैं कितना हिट है, तो पूछ सकता है कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का अचीवमेंट बताइए। साथ ही साथ इंडिया चौथा ऐसा कंट्री हो गया है जिसके पास रिकॉग्नाइज जो है आपका आईएमओ के द्वारा रिकॉग्नाइज जो है जीपीएस सिस्टम हो गया, जिसका नाम नाविक है। तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के नाविक सिस्टम के बारे में बताइए,
ठीक है, क्वेश्चन सिंपली ऐसे बना देगा, तो उसको जरूर से पढ़ना है। तो सेक्शन ई जो है सबसे ज़्यादा वास्ट है दोस्तों। अभी तो हम हेल्थ पॉलिसी का बात छोड़ ही दिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन तो तैयार नहीं कर सकते ना। तो और उसमें आपको ऑप्शन रहेगा, साइंस टेक में जो है हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, तो इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको साइंस टेक पॉलिसी नहीं करना, थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप हेल्थ पॉलिसी कर लीजिए, क्योंकि साइंस टेक में तो मान लीजिए कि 5 है, लेकिन हेल्थ पॉलिसी जो है अभी तक इंडिया में कितना आया है, अभी तक हेल्थ पॉलिसी जो है 3 ही आया है। कौन कौन सा? 1983 में जो है पहला आया था कि एल्मा एट डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद जो है पहला पॉलिसी आया। तो आप पूछेंगे जब पहला पॉलिसी 1983 में आया तो उसके पहले कैसे काम चला? तो उसके पहले जो है भोर कमीशन जो है 1946 में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया था कि कैसे जो है मतलब आपको प्राइमरी हेल्थ केयर को ठीक करना है, कैसे क्या सुविधा करना है, और वही पंचवर्षीय योजना में जो है भोर कमेटी का रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट करते गए और 1983 तक जो है उस पर काम चलता रहा। उसके बाद जब 1978 में जो है अल्मा एट डिक्लेरेशन हुआ, तो उसको इंडिया भी उसका सिग्नेटरी था कि हमको प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करना है और जो है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो उस पर जो है काम किया गया 1983 में। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उसमें कुछ टारगेट नहीं था। और दूसरा जो है फिर जब 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ, इंडिया उसको साइन किया, तो दूसरा जो पॉलिसी है आपका 2002 में आया। और फिर तीसरा जो है वो 2017 में, कब? जब हम एसडीजी किए तब। मतलब सबका लिंकेज है, ठीक है, कि जब अल्मा एटा डिक्लेरेशन हुआ तो पहली पॉलिसी आई, उसके बाद जो है जब आपका एमडीजी हुआ तो दूसरी पॉलिसी आई 2002 में, उसके बाद जब एसडीजी साइन किए तब जो है आपको तीसरा पॉलिसी आया। तो इसके बारे में आपको बताना है हेल्थ पॉलिसी, साथ ही साथ आपको कोविड का एंगल जो है वो भी इसमें डालना होगा, और फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम चला है वो भी थोड़ा मेंशन करना होगा। तो अगर साइंस टेक थोड़ा सा टफ लग रहा पॉलिसी आपको, तो आप हेल्थ पॉलिसी कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन आपको ई सेक्शन में तैयार करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो गया आपका? एनपीटी, उसका 50 साल पूरा हुआ है, अचीवमेंट, फेलियर, इंडिया क्यों नहीं साइन किया। दूसरा जो है इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, और इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और इंडिया एनपीटी को क्यों नहीं साइन किया। तीसरा हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या है, ये कैसे यूज में आता है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर से डालने हैं, कितने प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है वो भी आपको बताना है, या बायोटेक्नोलॉजी फार्मर्स का जो इनकम है उसको कैसे बढ़ा सकता है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन हो गया आपका साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, और 5वां हो गया या तो आप साइंस टेक पॉलिसी कर लीजिए और नहीं तो हेल्थ पॉलिसी कर लीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा तो जो है आपका काम बन जाएगा। और इतना करने में आपको डिपेंड करता है, एक एक क्वेश्चन करके भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो आज जो है हम ई सेक्शन खत्म करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 25 ये जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, ठीक है, तब ज्वाइन किए और बोले कि सर हम सुबह में जो है 8 बजे पढ़ने बैठे और उसके बाद 12 बजे उठे, उसमें जो है 1-2 निपटा लिए, उसके बाद थोड़ा आराम किए, फिर 4 बजे पढ़ने बैठे और 8 बजे 9 बजे तक पढ़े और ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि आप में कितना पोटेंशियल है यारो, है ना। तो कर लेने का है, अपना जो है कुआं से बाहर निकलना है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है। और ये 5 क्वेश्चन आपको बता तो दिए, हिंट भी दे दिए, काम खत्म हो जाएगा। और इसमें और बायो में ही जो है ज़्यादा माथा पच्ची है, बाकी जो सेक्शन है वो थोड़ा इजी है। अब हम ई का बात किए थे, अब डी का आ जाओ। डी में है तुम्हारा इन्वायरमेंटल साइंस। तो यहाँ से जो है क्लाइमेट चेंज पे तो पिछली बार पूछ चुका है, इस बार जो है 2019 में जो है मरुस्थलीकरण रोकने के लिए यूएनसीसीडी का जो है 14वां बैठक जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन आया था। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मरुस्थलीकरण क्या है और भारत सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, ठीक है। व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ चूंकि 14वां बैठक 2019 में यूएनसीसीडी का जो है वो यहाँ पे हुआ इंडिया में, तो उसमें भी पूछ सकता है कि रोल बताइए यूएनसीसीडी का क्या है, क्योंकि ये यूएन का जो पार्ट है, इसका काम यही है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, ठीक है। तो आप तो बताएंगे मरुस्थलीकरण क्या है, वो इजी है और डिफाइन कीजिए। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि बस जो है राजस्थान जो हो गया
या लद्दाख का कुछ पार्ट हो गया, यही मरुस्थलीकरण है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और मरुस्थलीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि डिजर्ट को एक्सटेंड। तो आपको जो है डिजर्टिफिकेशन के बारे में बताना होगा, और साथ ही साथ क्या है कि आपको जो इसरो ने डिजर्टिफिकेशन पे एटलस जो पब्लिश किया एक रिपोर्ट अगस्त 2021 में, उसका भी आपको जिक्र करना ही करना होगा। आंसर में तभी अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों जब आप करंट का चीज डालेंगे। और वो कब होगा? जब टॉपिक को आप स्पेसिफिकली सर्च मारेंगे। खासकर जो आपका ये सब जो टॉपिक है, ये तो किताब में आपको वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे करना होगा। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है कि जब लैंड डिग्रेडेशन होता है, कहाँ पे? ड्राई या सेमी ड्राई एरिया में, तो उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। और ये जो है आपका 29.32% हुआ है। इसमें डेटा में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर जो एटलस में आया है उसमें 29.7 लिखा है। तो देखिए वो ओवरऑल लैंड डिग्रेड हुआ है वो बताया है। लेकिन जब लैंड डिग्रेडेशन जो है आपका एरिड या ड्राई एरिया में होता है, उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। और उसका ये मतलब होता है कि जो ड्राई लैंड है उसका बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाना। वो जो है आपका नेचुरल रीजन भी हो सकता है या ह्यूमन के चलते भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। जो भी डेफिनेशन है उसको अच्छे से देखना है, ये नहीं कि अपना मन से बना के लिख देना है। स्कूल कॉलेज का एग्जाम है नहीं। और जो है डेटा उसको आपको मेंशन करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं तो उसको आपको मेंशन करना है। इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए हैं, उसका आपको जिक्र करना है, तब जाके आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। और जो यूएनसीसीडी का जो 14वां बैठक हुआ था उसको भी आपको मेंशन करना ही करना है। उसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया था वो मेंशन करना है। और इंडिया ने तय किया है कि 2030 तक वो 26 मिलियन जो लैंड डिग्रेड हो गए हैं उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है? 96 पॉइंट मतलब सॉरी लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है मतलब 29.7%। और डिजर्टिफिकेशन कितना इंडिया में? तो 29.32%। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो डिजर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इकोसिस्टम पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, वो एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा दिया है, उसको कर लेने का है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 16-16 नंबर का जो है 2 क्वेश्चन दे दे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में बताइए। या फिर तीसरा जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि EIA क्या होता है और मतलब जो लेटेस्ट आया है वो क्यों विवाद में है। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब पकड़ा जाएगा। इसमें जो है सेक्शन ई की तरह जो है माथापच्ची नहीं है। और हर सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी। सेक्शन सी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस है, लेकिन बेसिकली जो है वो पूरे झारखंड पे है, झारखंड के एग्रीकल्चर पे है। और इस बार सभी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट और इवन मुझे भी ये लगता है, पिछले बार जो है एग्रो फॉरेस्ट्री पूछा था, तो इस बार क्वेश्चन क्या हो सकता है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जलवायु परिवर्तन मतलब कृषि जलवायु जो है ना क्षेत्र, उसके बारे में पूछ सकता है। प्लानिंग कमीशन ने जो है पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा था। झारखंड जो है ये अपना 7th में आता है। उसके बाद झारखंड के अंदर भी जो है 3 जोन है, आपका सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट, वो आपका मतलब पूरा संथाल परगना वाला इलाका हो गया, उसमें मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 44% एरिया है, ये हो गया जोन नंबर 4। जोन नंबर 5 हो गया आपका इधर पलामू साइड वाला, ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न। और उसके बाद जो आपका साउथ ईस्ट है, कुल्हान प्रमंडल, वो हो गया जोन नंबर 6। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या खासियत है, क्या नहीं है, कितना वर्षा होता है, कैसा मिट्टी है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन लेके छोड़ देते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार क्या मतलब कार्यक्रम चलाई है कि जो है जमीन की गुणवत्ता बढ़े। और जैसे कि आपको और स्कीम्स मेंशन करना होगा। सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया। मतलब स्कीम्स आप जितना डालेंगे ना उतना बढ़िया है। इकोनॉमिक्स में यही है, स्कीम्स जितना डालिएगा उतना बढ़िया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, उसके बाद परंपरागत कृषि योजना हो गया, सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, PM किसान हो गया, ये सब चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा। और गवर्नमेंट जो है वो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहती है, उसके लिए भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, उसको आपको मेंशन करना है। फिर झारखंड सरकार जो है वो क्या क्या कर रही है वो आपको बताना है।
बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, नीलांबर पीतांबर योजना हो गया, डोभा स्कीम चल रहा है, सब चीज़ों को जो है दोस्तों आपको बताना होगा, तभी हम बोले ना कि भीड़ से हट के नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए झारखंड में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो उसमें पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको केंद्र सरकार का, झारखंड सरकार का आपको लिखना ही लिखना है दोस्तों, तब जाके बात बनेगा। और बेस्ट होगा कि आप जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड का, उससे जो कृषि चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें और भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि झारखंड सरकार कृषि के लिए क्या क्या कर रही है, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और मैंने जो है वीडियो भी एक बनाया है, जो 6 जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में जो है कृषि की क्या समस्याएं हैं, तो उस पर एक वीडियो भी बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन आपका सी, जो कि एग्रीकल्चर साइंस पे है, लेकिन बेसिकली आपको इसमें झारखंड के कृषि के बारे में जवाब देना है। और झारखंड की कुछ कुछ समस्याएं आप जान लीजिए कि झारखंड में जो है 85% जो है वो छोटे किसान है। ठीक है, 85% जो है वो छोटे किसान है, 85 से 86 कहीं 85 86 दिया जाता है। प्लस जब छोटे किसान है तो समझ ही सकते हैं कि संसाधन की कमी होगी। 75% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पे निर्भर करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको बताना होगा। उसके बाद बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन चूंकि पठारी क्षेत्र है ना जी, तो जो है पानी ठहरता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तो नीलांबर पीतांबर जो योजना किया जा रहा है उसमें क्या है कि हम जो मैं 17% वेस्टलैंड है यहाँ पे, तो उसको जो है कल्टिवेबल लैंड में चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा, झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में ऑनलाइन अवेलेबल है। झारखंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से एग्रीकल्चर का जो है चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो है आप इंडस्ट्री जो है वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि झारखंड का नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स में नहीं पूछेगा, पूछेगा कहाँ पे, मतलब सॉरी साइंस टेक में नहीं पूछेगा, पूछेगा आपको कहाँ पे, ये पूछेगा आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, वहाँ आ सकता है, या ज्योग्राफी में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पे, बायोलॉजी। मतलब कि यार क्या बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा जो है पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे, पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कर लीजिए, वो जो है आराम है, उसमें 3 मतलब नियम है और इजी भी है। उसके बाद उसमें पनेट स्क्वायर बनाना लेकिन बहुत ज़रूरी है, उसको मत भूलिएगा, जो पनेट स्क्वायर बनता है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो भी जो है इजी है, कर लीजिए। और एक क्वेश्चन जो है मैंने प्रोटीन सिंथेसिस का बनाया है, बताया है, वीडियो बना के उसको आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा समय जो है बायोलॉजी पे मत दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई अगर आपको बताने वाला है, कोई आसपास आपका रहता है बायो का स्टूडेंट, या जिसको बायो का अच्छा नॉलेज है, तो आप उससे यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर खुद से कर रहे हैं तो ज़्यादा जो है माथा पच्ची नहीं करना दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नॉन बायो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और फिर आता है आपका सेक्शन ए, जो कि आपका फिजिकल साइंस है, फिजिक्स पे है। तो इस पे तो हिट क्वेश्चन पूछ चुका है पहले से जेपीएससी में, लेकिन रिपीट भी कर सकता है। तो हमको जो है साउंड, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको क्या जो है यूजेस है, उसको फिर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है एसआई यूनिट 2019 में जो है 7 में से 4 एसआई यूनिट में जो है बदलाव हुआ है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सीजीएस, एमकेएस और जो एसआई यूनिट है उसको बताइए और क्या चेंजेस हुए हैं उसको बताइए, या फिर डेफिनेशन पूछ सकता है। और सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, ये तीनों ही जो है आपको करना है, यूनिट वाला भी करना है, साउंड भी करना है और सोलर सिस्टम भी करना है। पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन कम टाइम दीजिए बायोलॉजी में, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कीजिए, सेल स्ट्रक्चर कीजिए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और एक जो वीडियो बनाए हैं प्रोटीन सिंथेसिस वाला उसको कर लीजिए। ठीक है, और रट्टा मार सकते हैं तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसको रट लीजिए, लेकिन पहले जो है आप सेक्शन ए, सी, डी और ई निपटा लीजिए, तब जो है बायोलॉजी में हाथ डालिएगा। और अगर कोई आपका बायो का स्टूडेंट मिल जाए, कोई बायो का टीचर मिल जाए जो आपको गाइड कर सकता है, कोई सीनियर मिल जाए, तो उसका हेल्प लीजिए, काम आसान हो जाएगा। खुद से करने जाइएगा ना, ठीक है, तो दिमाग घुमा देगा। सबसे टफ तो हमको बायो पोर्शन ही लगा है, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में जो है कवर किए।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा, और हमने जो है कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी दी जाए। गूगल पे, यूट्यूब पे जो भी मैंने बताया है वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। आपको बस मेहनत करने की जरूरत है।